नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड क्लास, और जो कि राजस्थान के लिए बहुत ही खास होने वाली है, और राजस्थान जीके के लिए। और पूरे का पूरा जो जीके है 21 नंबर से स्टार्टिंग होकर के अपने 40 नंबर क्वेश्चन तक क्लास चलेगी, क्योंकि ये जो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है इस पे लगातार बने रहना है और अपने नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। अपनी 1000 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है उसको कंप्लीट करना है, इसके जो नोट्स बना लेने हैं बेटा। तो यहाँ से लगातार आपको, चाहे वह कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे आर एस प्री का एग्जाम हो, आर एस प्री का, ईओआरओ का एग्जाम हो, इसके अलावा यहाँ पर जेल प्रहरी, बहुत ही खास जेल प्रहरी का एग्जाम हो, या फिर अपने चतुर्थ कर्मचारी 52,000 जो वैकेंसी मौका है, इसको चूकना मत भी कर्मचारी। और एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डीपली से प्रश्न आप 1 नंबर क्लास में देख सकते हो, इसको कॉपी में आप उतार सकते हो। इसके अलावा वीडियो पटवारी के लिए भी खास है, और इसके अलावा बहुत सारी जो बीएसटीसी जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये खास हो सकता है, और पीटीटी के लिए भी बहुत ही खास है। इसके अलावा रीट फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी और आरएसएसएमबी बोर्ड के लिए बहुत ही खास और ये श्रृंखला रहने वाली है। आप एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। वीडियो को आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम यहाँ पर देखना है और पूरा कर लेना है, और इसी प्रकार से आपने बीच में किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो पक्का। तो यहाँ से कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाँ जी, आंसर फटाफट कर दीजिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाँ जी, निम्नलिखित सूची 1 को कपड़े व गहने का सूची 2 से अन्य प्रकार के साथ यहाँ पर मिलान कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर चुने भी। हाँ जी, आंसर भी फटाफट। अंगरखी, तार भांत और फलिया, ये क्या है? ओढ़नी है, पगड़ी है, भुगतरी है। हाँ जी, पहला है, मैं जब बात करूं यहां पर अंगरखी की, जब मैं बात कर लेता हूं यहां पर अंगरखी, ये एक प्रकार का क्या होता है? पुरुष पहनावा है, पुरुष पहनावा। और पुरुष पहनावा का कौन सा? ये कोट टाइप, यहाँ पर बर्चेस नाम जिसे भी कहा जाता है, कोट टाइप, एक छोटा कोट जो कि सफेद कलर का, जो कि सफेद कलर ज्यादातर होता है और पुरुष पहनते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर पहना जाता है। और इसे, इसका दूसरा नाम है, और एक प्रकार की इसे कोट और इसे शॉर्ट यहाँ पर राजस्थानी भाषा में किस नाम से जानते हैं? बुगतरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बुगतरी, याद रख लेना, बुगतरी। और एक नाम से और जानते हैं, बंडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? बंडी भी, बंडी। तो याद रखिएगा, बंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी तो बात हो गई, इसलिए एक प्रकार से हमारा जो मिलान है यहां से कौन सा सही हो जाएगा? यहां से बुगतरी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर तार बांध की, अगर मैं बात करूं यहां पर तार बांध क्या है? ये क्या है? तार भांत, केरी भांत, केरी भांत। और इसके अलावा एक आ जाता है यहां पर लहर भांत, लहर भांत। अगर ये आ जाए, अगर आ जाए जवार भांत, जवार भांत, अगर आ जाए जवार भांत, अगर आ जाए यहां पर पावली भांत, पावली भांत। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ओढ़नी के प्रकार हैं। किसकी? ओढ़नियां, ओढ़नी और ओढ़ने के प्रकार हैं। ओढ़नी, ओढ़ने वाली, ओढ़नी। तो यहां से सही सही याद हो जाएगा हमारा, इसलिए जो मिलान जो सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तार बांध एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। इसी प्रकार से जब मैं बात कर लेता हूं फलिया की, जब फलिया की बात करता हूं, ये फलिया क्या है? जब मैं बात करूं यहाँ फलिया, फलिया किसको बोलते हैं? साफे को बोलते हैं। किसका? किसको? साफा। अगर मैं बात करूं साफा, अगर मैं एक और नाम लूं इसका, पगड़ी, एक प्रकार से पगड़ी भी बोल सकता हूं, एक प्रकार से मैं पाग भी बोल सकता हूं। किस नाम से? पाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक और नाम है इसका पेंचा, इसे पेंचा के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है इसका बागा, बागा भी कहा जाता है इसे, बागा, बागा भी कहा जाता है। अगर मैं एक और बात करूं, इसे फेंटा भी कहा जाता है। विवाह शादी में होता है ना फेंटा, तो साफा ही तो होता है सफेद कलर का। इसी प्रकार से ये पगड़ी के प्रकार हैं। क्या है? पगड़ी के प्रकार। तो हमारा जो इससे मिलान जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फलिया एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। तो इसी प्रकार से हमारा जो मिलान जो सही चिन्ह कौन सा बैठेगा, वो कौन सा बैठेगा? तो यहां पर देखो, पी का 3, पी का 3 किसमें है? यहां पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो यहां पर क्यू का 1,
क्यू का 1, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलो लिख लिया होगा आपने, इसका आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार के लिए, परंतु इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी साथ साथ में नोट कर लो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैं एक एक क्वेश्चन का 360 डिग्री जो एनालिसिस है, 360 डिग्री एनालिसिस करने वाला हूं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? भोगली कहा जाता है, बी टोटी कहा जाता है, सी चूप कहा जाता है, पीपल पत्र कहा जाता है, पीपल पत्रा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दांत में कौन कौन से आभूषण जो पहने जाते हैं, तो अगर मैं दांत की बात करूं, जब दांत की बात आ जाती है तो यहाँ पर 3-4 प्रकार के यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे। सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर रखन सोने की जो पत्री होती है, कई बार दांतों पे चढ़ी देखी होगी आपने, सोने की पत्री को कहा जाता है। एक सोने जैसे ही एक और चीज होती है, इसे बोला जाता है धांस भी अपने दांतों से आभूषण है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है मेख भी किसी प्रकार से संबंधित है, दांतों से संबंधित है। और चौथा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चूप। तो क्या करना है, चूप, और चूप गन्ने चूप, ठीक है ना। तो गन्ने से चूप और दांतों से गन्ने चूपना है। पंजाबी में शब्द आता है चूपना, मतलब से यहाँ पर गन्ने को यहाँ पर छीलना। तो इसी प्रकार से इन्हीं का संबंध किससे है, दांतों से है। दांत के आभूषण है, दांतों के आभूषण। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन से आभूषण है, एक आता है चौंप शब्द भी बहुत बार कंफ्यूजन में आता है, ठीक है। चौंप, और चौंप शब्द में याद रखिएगा, ये चौंप जो शब्द आ जाए तो याद रखिएगा कान का है चौंप आ जाए तो गन्ने, अगर चौंप आ जाए तो एक प्रकार से ये नथ या छोटा रूप इसका बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल चौंप कह सकते हैं, चौंप। या फिर एक शब्द और आता बीनी नहीं फीनी भी कान में पहना जाए, सॉरी ये नाक के आएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ नाक के आएंगे, ठीक है। कौन से आएंगे, नाक के। यहाँ जितने भी शब्द, यहाँ नाक करना है, कौन सा है, नाक के। चौंप फीनी ये नाक के आने वाले, नाक शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाक, चौंप, फीनी, मेरुवर, एक शब्द और थोड़ा सा डालना, मेरुवर। और इसी प्रकार से बेसरी शब्द भी नाक का, बेसरी, भोगली भी न, देखो भोगली यहाँ पर नाक का है, भोगली। और इसी प्रकार से कोको भी, और कोको जैसा ही, और भोगली, कोको। इसी प्रकार से ये चौंप, फीनी, मेरुवर, बेसरी, भोगली, कोको, नाक। तो नाक से आपको याद रख लेना है, ठीक है। और पीपल पत्रा तो कान का है, पीपल पत्रा तो किसका है, कान का है। तो याद रखिएगा पीपल पत्रा तो किसका हो जाएगा, कान का हो जाएगा, ठीक है। और कान के जितने भी हैं, हाँ जी। तो इसी प्रकार से टोटी बताओ भी, आप कमेंट में बता दीजिए टोटी जो शब्द है ये किसका है, फटाफट मुझे कमेंट में कीजिए। तो आपका जो सही में जो आंसर होने वाला है तो वो कौन सा होने वाला है, वो हो जाएगा कौन सा, चूंप सही जो आंसर बैठेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पर्सन भी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्र शैली से सोई सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, आपने आंसर में नहीं जो शब्द है ना उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। क्या पूछा है, नहीं का पूछा है, किसका पूछा है, नहीं का पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं का पूछा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाँ जी। या नहीं पूछा है तो देखो, नहीं का, देखो राज सिंह का संबंध उदयपुर से है, राज सिंह का संबंध किससे है, उदयपुर से है, ठीक है। क्या सही है क्या ये, ठीक है। राजसिक का संबंध उदयपुर से है, बिल्कुल राजसिक का संबंध उदयपुर से ली। देखो उदयपुर शैली की बात आई तो यहाँ पर जब उदयपुर शैली, तो जो नाथ द्वारा है वो उदयपुर शैली के तहत ही आता है। तो नाथ द्वारा, या फिर अगर मैं बात करूं उदयपुर की तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। जब मैं अनूप सिंह की बात करूं, ये भी बीकानेर का बिल्कुल सही है, ये स्वर्ण काल माना जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो राज सिंह, इसमें राज सिंह में याद रखिएगा जो नाथ द्वारा शैली, चित्रकला शैली का जो समय काल था ना, राज सिंह प्रथम था, ठीक है ना। नाथ द्वारा शैली का जो स्वर्ण काल है वो राज सिंह का समय ही है। स्वर्ण काल, ये स्वर्ण कालों से संबंधित है सारी की सारी। और अनूप सिंह का स्वर्ण काल देखो बीकानेर शैली का आ रहा है, बीकानेर अनूप सिंह का। और परंतु लाया कौन था इसे, प्रथम बार कौन लाया था, राय सिंह लाया था बीकानेर को। प्रथम बार शैली को लाने वाला कौन है, प्रथम बार राय सिंह,
राय सिंह। परंतु जो स्वर्ण काल रहा है ना, वो स्वर्ण काल किसका रहा है? अनूप का रहा है। स्वर्ण अनूप और अनूपगढ़ जैसे है, जैसे ये बीकानेर में ही आता है, तो इसलिए अनूप सिंह लाया था स्वर्ण काल। स्वर्ण काल तो याद रखिएगा, ये स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। इसी प्रकार से जब बात आ जाती है एक सावंत सिंह किशनगढ़ से ली, और ये आपको पता है निहाल जो चित्र बनाया था, तो ये चित्र जो बनी ठनी जो चित्र है, नागरी सावंत सिंह मीन्स नागरीदास, नागरीदास, तो नागरीदास, और नागरीदास का एक शासनकाल रहा है। और इसकी जो जिसने अपनी प्रेमिका बनी ठनी जो मोर ध्वज, निहालचंद नामक चित्रकार ने मोर ध्वज, और इसने बनी ठनी रसिक प्रिया और जिसका नाम है और रसिक प्रिया और बनी ठनी के नाम से, बनी ठनी राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है। और किसने बनाया था? तो यहाँ पर मोर ध्वज चित्रकार हैं, तो मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया है, अभी निहाल चंद। तो बहुत बार क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने। इसी प्रकार से यहाँ पर ना द्वारा तो आपको बता ही दिया, राज सिंह का समय काल था, तो गलत जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो कौन सा रहेगा? ना द्वारा गलत रहेगा, क्योंकि इसका भी राज सिंह आने वाला है। ठीक है, तो इसका भी राज सिंह आने वाला है। देवगढ़ शैली का कौन सा रखा है? भी देवगढ़ शैली, यहाँ पर जो विजय सिंह बता रखा है ना, विजय सिंह ना द्वारा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं द्वारिकादास चूड़ावत ने जब मेवाड़ में यहाँ पर, हाँ जी ब्रजनाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल था, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हमारा जो सही है, जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। पलान क्या है? ए नंबर ऑप्शन घोड़े पर रखे जाने वाली काठी, ऊंट पर रखे जाने वाली काठी। सी नंबर ऑप्शन गोरबंद का समानार्थी शब्द है, या फिर एक लोक वाद्य यंत्र है। हाँ जी, फटाफट आप आंसर कर दीजिए भी, इसका आंसर कर दीजिए भी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऊंट की, ऊंट या फिर पलान कह दूं, या फिर इसका नाम है कुंची भी, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कुंची के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किस नाम से? कुंची के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी कुंची देखो, यहाँ पर क्या होता है? धनुष जब ऊंट, यहाँ मैं थोड़ा ऊंट बना देता हूं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सही नहीं बना है। ठीक है, यहां पर जब धनुषाकार, ठीक है, जब यहां पर पलान क्या होता है? यथेष्टियां घोड़ी कहलाते हैं। इस पर जो ढांच रखी जाती है, इस प्रकार से यहां पर बोझा ढोने के लिए यहां से रस्सियां, ये देखो, ये क्या रस्सियां भी आपको बताऊंगा क्या कहलाती हैं। यहाँ पर जो नमदे होते हैं, जो उसको सिंगाड़े कहलाते हैं। कुंची के नीचे जो पीछे आगे लगाए जाने वाले जो नमदे होते हैं यहाँ पर, वो क्या कहलाते हैं? जो रस्सियां बोल रहा हूँ मैं, यथिष्ठ घोड़ी, इसको मैं नाम देता हूँ धनुषाकार जो घोड़ी होती है उसको पलान कहा जाता है। काठी बोल सकता हूँ इसको मैं, एक प्रकार से काठी, जिसको पकड़ करके वह सारा थुई पे पकड़ करके सारा होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ ऊंट पर रखे जाने वाली क्या है? एक प्रकार की ये काठी है। ठीक है, क्या है? काठी। तो यथेष्ट घोड़ियां, इसे मैं नाम एक और दूंगा, यशिष्टियां, घोड़ी बोल सकता हूं मैं, सीधा बोल दो घोड़ी। ठीक है, घोड़ी लोहे की बनी हो सकती है, यहाँ पर ज्यादातर ये लोहे की बनी होती है। ठीक है, और पांव रखने के लिए यहाँ पर रकाबे, पागड़ा कहलाते हैं। पांव रखने के लिए जो रकाबें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पागड़ा कहलाती हैं। क्या कहलाती है? पाग रखने के लिए पागड़ा, पग रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो, पागड़ा नहीं। नाक में पहने जाने वाली एक होती है गिरबान। एक नाक में देखो, ज्यादा यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये एक रस्सी डाली जाती है इसको इधर उधर करने के लिए, तो याद रखिएगा इसमें एक गिरबान कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरबान कहला। नाक में एक, ठीक है, लकड़ी की जो किल्ली डाली जाती है, लकड़ी की किल्ली जो डाली जाती है, इसी प्रकार से इसको बोला जाता है गिरबान। और यहाँ पर गिरबान से जो रस्सी बांधी जाती है, उसे बोला जाता है नकेल या बेचला। उसे क्या कहा जाता है? रस्सी को बेचला या नकेल। नकेल तो याद रह जाएगा, बेचला, ठीक है ना, बेचला।
बेचल, मतलब इसको पकड़ करके यहाँ से, ठीक है ना, चलते हैं तो बेचला कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से गर्दन, गर्दन जो गलपट्टा होता है, ठीक है ना, इसकी सफेद यहाँ पर एक पट्टी भी बांधी जाती है, उसको कोडियाला कहा जाता है, ठीक है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसके इसके पट्टे पर यहाँ पर यहाँ पर गलपट्टा बांधा जाता है, और इस गलपट्टे पर ही क्या सजाया जाता है, गोरबंद सजाया जाता है। क्या सजाया जाता है? गोरबंद, मतलब कांच मोती फुंदे लगा करके गोरबंद कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? कोडियाला, 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 कोडियाला शब्द है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। कोडियाला, गिरबान, लकड़ी की किल्ली, पागड़ा, तो ये तो याद, बेचला, रस्सी, नकेल और घोड़ी और कुंची। इसी प्रकार से ऊंट का जिक्र कर ही लिया, तो इसका जो सही जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भी। एक अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था, हाँ जी, कौन था? हाँ जी, ए वेली, ब्लैक कंटम, या फिर रॉबर्ट क्लाइव, या फिर एच.जी. रॉबर्ट्स। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा? मैं बता देता हूँ, कोटा का में जो विद्रोह हुआ था, एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर कोई छावनी नहीं थी, बिना छावनी वाली कोटा, बिना छावनी वाली, ठीक है ना, सैनिक छावनी, बिना छावनी वाली एकमात्र, बिना छावनी छावनी वाली एकमात्र जो क्रांतिकारी, यहाँ पूरे 6 माह, कितने माह? 6 माह विद्रोह रहा था, और विद्रोह का दमन किया था। और वो विद्रोह दमन करने वाला कौन था? हाँ जी, कौन था? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, कौन था भी? हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दी। देखो, देखो इसका था पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, इसका जो एजेंट गवर्नर जनरल था, एजेंट AGG कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और AGG की बात करें, और लॉरेंस ने आदेश दिया और किसके नेतृत्व में सेना भेजी? वो था मेजर जनरल रॉबर्ट्स, मेजर जनरल रॉबर्ट्स, मेजर जनरल जनरल रॉबर्ट्स। और HG मेजर जनरल, HG मेजर जनरल रॉबर्ट्स, 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 ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भी डी ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। और आप मुझे बता दीजिए, जब कोटा में क्रांतिकारी आए, जब कोटा में क्रांतिकारी आए, तो ये जो क्रांतिकारियों से जब कोटा को क्रांतिकारियों से कब आजाद करवाया गया? अभी, ठीक है, 31 मार्च 1858 को, 31 मार्च 1858 को, 31 मार्च 1858 को। और यहाँ के विद्रोही के जो नेता थे वो कौन थे? कोटा में कौन था? कोटा का मेहराब खां। यहाँ 2 ऐसे थे बंदे थे जिनको फांसी लगा दी गई थी, यहाँ फांसी, विद्रोह हुआ था, फांसी लगा दी गई थी, और वो थे कोटा के, एक तो वकील थे, और वो थे जयदयाल। कौन था? जयदयाल, कोटा का जयदयाल, कोटा का जयदयाल। और मेहराब खां, ठीक है ना, रिसालदार था मेहराब खां, मेहराब खान था, ठीक है। तो कोटा का मेहराब खां, इसलिए याद रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी तो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा नेक्स्ट पर्सन भी। अंग्रेजों को मुल्क रा मिठा ठग किसने कहा है? भी हाँ जी, फटाफट आंसर कर दीजिए भी इसका। अंग्रेजों को, हाँ जी, मुल्क रा मिठा ठग किसने कहा है? जब मैं बात कर लेता हूँ, एक कवि है बहुत ही खास, जिसने मुल्क रा मिठा ठग कहा है, अंग्रेजों को संज्ञा दी है, और तीखी आलोचना की अत्याचार, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तीखी आलोचना करते हुए, जब 1857 में क्रांति को स्वतंत्रता के अवसर बताते हुए फाल हरी चुकिया फाटक, और इसी प्रकार से बहुत सारी जो जो कवि इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं, और ये थे मुल्करा मिठा ठग लिखने वाले। ऑप्शन नंबर ए, शंकरदान सामोर ने। और ये शंकरदान सामोर कहाँ जन्मे हैं? चूरू के। तो याद रखिएगा, चूरू के कौन से? सुजानगढ़ में जन्मे, सुजानगढ़ में जन्मे। कौन है? शंकरदान सामोर, चूरू, सुजानगढ़, ठीक है। और कवि अंग्रेजों को मुल्क रा मिठा ठग की संज्ञा दी है, ठीक है। और बांकीदास का मुझे बताओ, बांकीदास कहाँ है?
कहाँ के कवि हैं, फटाफट मुझे बताओ भी, बांकीदास कहाँ के कवि हैं, फटाफट। और एक बांकीदास, कवि बांकीदास ने राजपुताना के शासकों को फटकारते हुए, राजपुताना के शासकों को फटकारते, राजपुताना के शासक को फटारा, हाँ जी, को यहाँ पर फटकारा और ब्रिटिश शासन का मुकाबले करने का आह्वान किया और कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन को प्रवृत्ति को धिकारा। इन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारी जो कविता है, और एक कवि आता है बूंदी जिले में हरना गांव में जन्मे, ठीक है, और आधुनिक राजस्थान के नवजागरण के पुरोधा कहे जाने वाले सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, इन्हों डिंगल भाषा में भी यहाँ पर काव्य रचना है, तो इसकी तो बात ही निराली है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण की, बूंदी के कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, बहुत ही खास है। बूंदी के कवि एक आएंगे सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। अब जब कवियों की बात होती है, सूर्यमल मिश्रण की बात कर लेना बहुत ही खास है। और इन्होंने एक सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई जो पुस्तक है वो लिखी है, और वीर वंश भास्कर लिखा है, वंश भास्कर, और सती रासो लिखी है। कौन सी लिखी है? सती रासो, और सती रासो, और रामर जाट लिखा है। कौन सा लिखा है? रामर जाट लिखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो चार जो यहाँ पर रचनाएं हैं, ठीक है, वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, रामर जाट, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। केसी सिंह ब्राह्वट की बात करें, ठीक है, ये भी बहुत ही खास क्रांतिकारी रहे हैं, पूरा परिवार इन्होंने वार दिया। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। चुनीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंड आंदोलन से रहा है? हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। अगर मैं चुनीलाल और अमृतलाल जो पाठक हैं, ठीक है, पायक हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके प्रयासों की, तो ये जो प्रयास किए हैं, तो इन्होंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल के लिए प्रयास किए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जो आंसर होने वाला है वो तो हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अगर याद कैसे रखना है, देखो इनका जो कब प्रजामंडल की स्थापना की गई? 1945 में। कब की गई है? 1945 में। अगर आपको 1945 नहीं दिखे, अगर आरबीएससी बोर्ड ने मानना है, तो मैंने यहाँ पर चेक किया, आरबीएससी बोर्ड ने मानना है, तो यहाँ पर आरबीएससी बोर्ड 12वीं की जो कक्षा है उसमें दे रखा है 1936, परंतु आप ज्यादातर पुस्तकों में सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो कौन सा है? 1945 है। तो 45 को आप पै याद रखिए, पै से 45, पै से 5, ठीक है, पै से 45, पै से 5 प्रतापगढ़, ठीक है, ये देखो 4 5 प्रतापगढ़, पै से 5 प्रतापगढ़, तो 45 याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कौन से प्रजामंडल की? बीकानेर प्रजामंडल की। और बीकानेर प्रजा जो मंडल है, इसकी स्थापना जो हुई है 1936 में हुई है, ये जो 1936 में हुई है। तो यहाँ पर 1936 की बात करें तो 4 अक्टूबर 1936 को, ठीक है। और किसने किया है? वेद मग्गाराम, ठीक है ना, वेद मग्गाराम ने की है, वेद मग्गाराम वेद मग्गाराम लक्ष्मण दास ने की है, ठीक है। उसी प्रकार से जब मैं बात करूं शाहपुरा प्रजामंडल की, तो शाहपुरा में तो 38 में की है, शाहपुरा ने तो 38 में की है, 38 में शाहपुरा तो किसने की है? रमेश ने की है, शाह तो रमेश चंद्र ओझा ने की है, रमेश चंद्र ओझा। और इसी प्रकार से एक जो शब्द है लादू राम व्यास और अभय सिंह डांगी और द्वारा माणकेलाल वर्मा के सहयोग से गठित है। ये माणकेलाल वर्मा ने सहयोग दिया है। सहयोग किसने दिया? माणकेलाल वर्मा, सहयोग माणकेलाल वर्मा ने दी है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्मा, रमेश चंद्र ओझा व लादूराम। तो लादूराम का थोड़ा याद रखना भी, शाह लादूराम, ठीक है। तो सरोई की बात करें तो यहाँ पर सरोई प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट 1939 में। सरोई की बात करें तो 1939 की बात होगी, 39 में सरोई, रोई 40 में, ठीक है। तो रोही 40 में गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से गोकुल भाई भट्ट 40। तो 36 में बीकानेर, 38 में शाहपुरा, और 39 में सिरोही, और यहाँ पर बात कर लेता हूँ बीकानेर प्रतापगढ़ की, तो 45। तो इसी प्रकार से हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? प्रतापगढ़। हाँ जी, चुनीलाल का संबंध प्रतापगढ़ से 1945 में
हाँ जी, किसकी सिफारिशों के आधार पर अबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। किसके सहयोग से भी? महात्मा गांधी के सहयोग से, फजल अली के सहयोग से, गुरमुख निहाल सिंह के सहयोग से, या फिर गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से। ठीक है, जब बात आ जाती है 1953 की, जब बात आ जाती है 1953 की, तो एक फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में एक पुनर्गठन आयोग बना, और पुनर्गठन आयोग बना, और ये 1956, ये 1 नवंबर 1956 इन्होंने, कब? 1 नवंबर 1956 में देलवाड़ा सहित सिरोही, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है उसका सुनेल टप्पा क्षेत्र है, और कोटा में, सुनेल टप्पा क्षेत्र को कोटा में, और राजस्थान का झालावाड़ जिले का सरोज, तो यहाँ पर सरोज गया, सरोज उपखंड है जो, और जो मध्य प्रदेश में देखो सरोज गई सुनील आया। ठीक है, सरोज गई सुनील आया, सुनेल टप्पा आया भी, सरोज गई सुनील आया, बस इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद है, सुनील आया, बस ट्रिक बन गई अपनी। ठीक है, सरोज टप्पा पूछे तो याद रखिएगा, सरोज टप्पा, सरोज उपखंड जो आरबीसी के अनुसार तो कोटा जिले में था, और वैसे झालावाड़ में है अभी। ठीक है, झालावाड़ में, अभी पहले तो कोटा में था, कोटा का था। ठीक है, और अभी झालावाड़, आरबीसी के हिसाब से तो कोटा में बता रखा है, और इसको कहाँ मिला दिया गया? एमपी में मिला दिया। सरोज गई और सुनील आया कहाँ? राजस्थान आया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और माउंट आबू और विले का जो सहयोग, जो माउंट आबू को मिलाया गया, और गोकुल भाई भट्ट, और याद रखिएगा ये अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आपके लिए बहुत ही शानदार आंसर, और सरोज गई सुनील आया। ठीक है, चलते हैं 1 नवंबर 1956 को सरोज गई सुनील आया, एमपी राजस्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से सिरोही, बिल्कुल। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, माध्यमिका नगरी प्राचीन नाम, ठीक है, मध्यमिका भी कहा जाता है इसे, मध्यमिका भी कहा जाता है। मिका, जय है ये, मिका के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उल्लेख है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। एक ग्रंथ है कौन से? महाभारत और महाभाष्य, एक ग्रंथ हुआ है महाभाष्य। और ये कौन सा राजस्थान का एक जिला जिसे एक नगरी है माध्यमिका नगरी, और वो है स्थान है, और इसकी राजधानी कौन सी रही है? ये सीवी कौन सी की राजधानी रही है? सीवी जनपद की, पूछ लेना कौन सी जनपद की राजधानी थी। तो सीवी 16 जनपद हुए हैं, उसमें से सीवी जो जनपद है उसकी राजधानी रही है, और उसकी खुदाई 1904 में हुई है, और किसने की है? जनपद के सिक्के, सीवी जनपद के सिक्के मिले, और डॉक्टर भंडारकर ने की है, भंडारकर। तो यहाँ पर सीवी माध्यमिका, सीवी जनपद, और डॉक्टर भंडारकर ने क्या किया है? यहाँ पर खुदाई की है, 1904 खुदाई खनन किया है। तो इसी प्रकार से सीवी जनपद, और ऑप्शन हो जाएगा ये कहाँ है? तो आंसर हमारा सही में हो जाएगा कौन सा? ये है, ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। पुरास्थल आहार से प्राचीन अवशेष, जो प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, आंसर बताएं। हाँ जी, लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पुरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है इसका? हाँ जी, जब मैं बात करूं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जब मैं बात करूं ये राजस्थान है हमारा, ठीक है, तो जब दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की जब बात करते हैं, तो उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील दूरी पर एक आहड़ कस्बा है। ठीक है, एक क्या है यहाँ पर, कौन सा कस्बा है? आहड़ कस्बा है। जब आहड़ कस्बे की बात होती है तो इसकी ये संस्कृति जो आयड़ नदी के किनारे है, बेडच या आयड़ नदी। ठीक है, जब बात हो जाती है आयड़ या फिर बेडच नदी,
ठीक है, बेडच नदी, बेडच नदी। और यहाँ पर ये जो संस्कृति है सबसे पुरानी मानी जाती है, तो 4000 वर्ष पुरानी है, 4000। ये भी क्वेश्चन पिछले ईओआरओ में आ चुका है। ईओआरओ में क्वेश्चन कितने साल पुरानी है, 4000 साल ईओआरओ में प्रश्न रह चुका है, ठीक है। और ये सर्वप्रथम खोज कब की गई है, ये लगभग बताएं, इसका काल माना जाता है 1900 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से लेकर के काल माना जाता है, ठीक है। जब इसकी बात करूं मैं, अदर और बात कर लेता हूं मैं, यहाँ इसकी जो खोज की है, खोज की बात करें, यहाँ पर खोज की बात करें तो खोज कब की गई है, तो 1953 में किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की है, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने की है, व्यास। आहड़ अक्षय, आहड़ अक्षय, तो याद रखना आहड़ अक्षय। और जो 1956 में इन्होंने उत्खनन किया है, और ये उत्खनन करने वाले कौन है, और 1956 से लेकर के 1961 तक, 1956 से 1961 तक उत्खनन किया, और किसने किया है, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल, RC अग्रवाल। और इनके साथ में थे HD संखलिया, ठीक है, इनके साथ में कौन थे, HD संखलिया। बहुत बार क्वेश्चन रहा हुआ है HD संखलिया, ठीक है, तो HD संखलिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हंसमुख धीरज, हंसमुख धीरज संखलिया के को उत्खनन का श्रेय जाता है। उत्खनन पूछे तो यहाँ पर RC अग्रवाल, ठीक है, तो RC अग्रवाल। तो इसी प्रकार से जो पहला चरण है उसमें स्फटिक पत्थरों का जो प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं अदर और बात करूं, यहाँ पर पहले जो चरण में 2 चरण निकले भी, यहाँ पर 3 चरण हुए। कितने चरण हुए, 3। जो पहला चरण है 3 चरण हुए। पहले चरण में क्या क्या मिला मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सभ्यता की बात आती है तो बहुत, ठीक है, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, ठीक है, यहाँ पर चरण डाल लेना। बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये। पहले चरण में तो स्फटिक पत्थर मिले हैं, ठीक है ना, पहले चरण में स्फटिक पत्थर, बिल्कुल स्पष्ट स्फटिक पत्थर मिले हैं, ठीक है। और दूसरे चरण में जब खुदाई हुई है तो तांबा, कांसा और लोहा, कौन सा, तांबा, कांसा और लोहा, ये मिला है, ठीक है, तांबा कांसा लोहा। और तीसरे चरण में मृत भांड, मतलब मिट्टी के मृत भांड, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, ठीक है। और ये लगभग माना जाता है कि ये जो सभ्यता है, ठीक है, 18वीं सदी तक कई बार बसी और उजड़ी, बसी और उजड़ी, ठीक है, कई बार बसी, 18वीं शताब्दी तक कई बार बसी उजड़ी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी सभ्यता ध्यान रखिए, और ये याद रखिएगा, इसका जो सबसे ज्यादा, जो सबसे पहला जो है, तो याद रखिएगा इसका जो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, सबसे ज्यादा जो मिला है ना वो तांबा मिला है, ठीक है। तो ये तांबा जो शब्द है ना, तांबा जो शब्द है, तो याद रखिएगा ताम्रवती नगरी के नाम से भी यह जाना जाता है। तो याद रखिए ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी, ताम्रवती नगरी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर तो हो ही गया, ठीक है। और ताम्रवती जननी गणेश्वर को कहा जाता, ताम्रवती जननी गणेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भी। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। संगत रासों के लेखक हैं, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। संगत रासों के, हाँ जी, हाँ जी, कौन से लेखक हैं, फटाफट। संगत रासों, नरपति नालय, गिरधरासिया, दलपत विजय, जोधराज, हाँ जी, क्या आंसर रहेगा। जब मैं बात करूं राजस्थान के जो रासो साहित्य की शुरुआत 11वीं शताब्दी में, जब आपसे पूछे ना बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रासो साहित्य, रासो साहित्य, रासो साहित्य, साहित्य, रासो साहित्य की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है, 11वीं शताब्दी में हुई है, 11वीं शताब्दी, ठीक है। ये राजस्व साहित्य होता क्या है, बहुत बार प्रश्न रहा हुआ है। राजस्व साहित्य क्या होता है, जब साहित्य राजाश्रय में लिखा जाए, राजश्रय में लिखा जाता है, राजश्रय में लिखा जाए, राजा के आश्रय में लिख करके कुछ भी लिखा जाए, राजा के आश्रय में, राजा के आश्रय में कुछ भी साहित्य लिखा जाए, ठीक है, राजा आश्रय में, आश्रय में कुछ भी लिखा जाए उसे क्या कहा जाता है। सबसे पुराना जो प्राचीन साहित्य है वो है जैन कवि बीनमाल, कल भी बताया था, रिपुरदास की एक रचना है, 1905 में रची गई है। भंडार तो मिले हैं जैसलमेर में, आपको बताया ही था जनसूरी के भंडार, ठीक है, परंतु रिपुरदास की एक रचना है सबसे जो पुरानी रासों में सबसे रिपुरदास, रिपुरदास की एक रचना है, और 1905 में रची गई है। 1905 में ये इसकी जो प्राचीन 1905 में प्राचीन रास है ये, ठीक है। और किसकी है, भीनमाल के एक जैन कवि है,
भीनमाल के एक जैन कवि, भीनमाल के जैन कवि हैं, और जैन कवि ने ये रासो लिखी है। तो 1905 में सबसे प्राचीन पूछे तो रिपुदारण रास 1905 में भीनमाल में जैन कवि ने रची, सबसे प्राचीन और 11वीं शताब्दी में रचना और राजा का श्रेय में लिखने जाने वाली। और इसके बाद में जब रास्ते में प्रमुख जो निम्नलिखित ग्रंथ है और सबसे ज्यादा जो ग्रंथ है, और इसके संगत रासों की बात करूं, अगर मैं संगत रासों की बात करूं तो सबसे जो ज्यादा संगत रासों की बात आए तो याद रखना गिरधर आसिया की रचना है। ठीक है, तो संगत दल पत विजय संगत रासो, ठीक है, सॉरी गिरधर आसिया। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ये नहीं लगाना है, यहाँ पर कौन सा लगाना है, गिरधर आसिया लगाना है, गलती से हो गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गिरधर आसिया। और डिंगल भाषा का ग्रंथ है ये याद रखना भी, कौन सी भाषा का है, डिंगल भाषा का ग्रंथ है ये, गिरधर आसिया का डिंगल पश्चिमी साहित्य की जो डिंगल भाषा है। और महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है, शक्ति सिंह का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें संगीत रासों में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अलग रासों बहुत सारे याद करेंगे, कौन कौन से रासों जो राजा के श्रेय में लिखे गए। अगर बात करें पृथ्वीराज रासों की, अगर बात करें यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किसकी है, पृथ्वीराज रासो किसकी है, ये चंद्रबरदई की है, किसकी है, चंद्रबरदई की है। अगर पूछे ना बिसल देव रासो किसकी है, बिसल देव रासो। और बिसल देव पूछे तो नरपति नाले की, कल ही क्वेश्चन आया था, नरपति नाल की है। ठीक है, अगर आपसे पूछे शत्रुशाल रासो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई, शत्रुशाल रासो तो पूछ ले डुंगरसी। ठीक है, डुंगरसी, ठीक है, तो डुंगरसी की है। प्रताप रासो पूछे तो जाचीक जीवन की है, प्रताप रासो जाचीक जीवन की है। ठीक है, तो याद रखिए जाचीक जीवन। हमीर रासो पूछे तो, अगर पूछे ना हमीर रासो, अगर आपसे पूछे हमीर रासो और अमीर रासो पूछे तो किसके बताना, जोधराज की, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जोधराज। ठीक है, तो आपसे पूछ ले अमीर रासो जोधराज, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई, बिसल देव नरपति नाल है, शत्रुशाल डुंगरसी, और प्रताप रासो जाचिक जीवन। ठीक है ना, प्रताप अपना जो जीवन जांच सकता था, इसलिए अकबर के पास नहीं गया। ठीक है, और एक तो बची गया खुमान रासो। अगर पूछ लेना खुमान पूछे तो दलपत की है, खुमान रासो पूछे तो दलपत की है। अगर पूछे यहां पर, हाँ जी खुमान रासो हो गया, और इसके बाद में हमीर रासो जोधराज की हो ही गया। ठीक है, और एक रासो हो रहेगी राणो रासो दयालदास की है, राणो रासो किसकी है, दयालदास, राणो दयालदास। ठीक है, तो सारी की सारी रासो आज याद हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर, ये रहा नेक्स्ट पर्सन, फिर रिवीजन होगा, बार बार अपने सामने आए। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति आधारित है, हाँ जी फटाफट आंसर है। पूरा संस्कृति रिवीजन मैं करवाऊंगा, टोटली एक क्वेश्चन आ गया तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बन सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न मैं इस क्लास में अपने करवाने वाला हूँ। हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, मणिकौल जो फिल्म दुविधा बनी है, मणिकौल की एक फिल्म है, मणिकौल निर्देशक हैं। ठीक है, इनकी फिल्म है और वो कौन सी है, दुविधा, और किसकी कृति पर है, ये रचना है एक बहुत ही शानदार उपन्यासकार या फिर कवि बोल सकता हूँ मैं इन्हें, रचयिता बोल सकता हूँ, विजयदान देथा की है। और विजयदान देथा बहुत ही शानदार कवि हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो विजयदान देथा की बात करूं तो बहुत सारे जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, और वो कौन कौन से ग्रंथ, बातारी फुलवारी कौन सी है, सबसे उपन्यास और कहानियां। 1926 में जन्म हुआ बोरुंदा गांव में। ठीक है ना, कहाँ हुआ, बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ है, फटाफट मुझे बताएं भी, बोरुंदा कहाँ है। ठीक है, जोधपुर में नहीं है क्या बोरुंदा, तो जोधपुर के जो कवि हैं बोरुंदा गांव में जन्मे, और 1926 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 1926 में जन्म हुआ बोरुंदा गांव में, बोरुंदा गांव। ठीक है, और इन्होंने एक लिखी है बातारी फुलवारी। तो यहाँ थोड़ा मैं एक बार इसको दोबारा ले लेता हूँ, कौन सी, बातारी फुलवारी।
बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी एक अपनी लिखी है। तीड़ो राव, याद रखना, बहुत याद रखना, तीड़ो राव, ये भी अपनी काव्य रचना लिख लेना, आ सकती है भी। तीड़ो राव, मारो बादलो, मारो मारो बादलो, लाडलो नहीं बादलो, ठीक है, तो याद रखिए, मारो बादलो। ओलेखू हिटलर, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ओलेखू हिटलर, ठीक है, याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देथा, विजय दान देथा, विजय दान, दान क्या करना है, तो यहाँ पर फूल, फूल दान करने हैं, बातारी फुलवारी, फूल दान करने हैं, ठीक है, और दान करने हैं तो तिड़ो, तिड़ो, तो यहाँ पर तिड़ना, तिड़ना से याद रखना, तिड़ना फूल, तिड़ना या खिलर जाना, मारो बादलो, ठीक है ना, मारो बादला। और ओलेखू हिटलर, हिटलर नहीं बनना है, क्या नहीं बनना है, हिटलर नहीं बनना है, मारो बादलो, हिटलर नहीं बनना, ठीक है। तो यहाँ पर तिड़ना नहीं है, क्या नहीं है, तिड़ना नहीं है, ठीक है। बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। तो एक इसके अलावा एक है बापू, बापू के तीन हथियारे, ठीक है, एक रचना है बापू के तीन हथियारे, बापू के तीन हथियारे, हथियारे भी इन्होंने लिखी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, चौधरन की चतुराई, चौधरन की चतुराई, चौधरन की चतुराई, चतुराई, चौधरन की चतुराई, ठीक है। तो मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने कोई, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो यहाँ पर मैं विजयदान देथा पर ही बात करूंगा, क्योंकि अदर मैं करने बैठ गया तो आपकी बहुत सारी कृतियां हैं जो, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक इसमें एक बातारी फुलवारी है ना कविता, इसका एक क्वेश्चन आता है, आरपीएससी हमेशा पूछती है, ठीक है। इसका जो काव्य संग्रह है एक बातारी फुलवारी, कितने खंडों में तैयार है, ठीक है, कितने खंडों में, ठीक है, तैयार है, तो याद रखिएगा ये कितनों खंडों में तैयार है, 14 खंडों में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं यहाँ पर 14 खंड, याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 14 खंडों में विभाजित है ये, ठीक है। और जब एक पुस्तक है, ठीक है, और इस पुस्तक के लिए 10वें खंड के लिए, देखो 14 खंड है, और 10वें खंड के लिए, 10वां जो खंड है बहुत ही शानदार है, उसके लिए एक पुरस्कार मिला है केंद्रीय साहित्य 1974 में, 1974 में, ठीक है, केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही शानदार जो अपने पुस्तकें हैं, जरा ध्यान रखिएगा। और एक फिल्म मणिकौल की फिल्म है जो 1973 में बनी है, 1900 पुरस्कार मिला बातानी फुलवारी को, और एक फिल्म बनी है, और फिल्म बनी है तो इसके द्वारा लोक कथा पर आधारित, ये जो बातानी फुलवारी है इस पर आधारित एक दुविधा फिल्म बनी है, तो याद रखिएगा दुविधा, दुविधा, तो 1973 में, 1973 में, 73, तो ये किसने, तो ये है विजयदान देथा, ठीक है। तो विजयदान देथा बहुत ही शानदार कवि है, इसकी जो रचनाएं हैं याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। हाँ जी, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग, जल सुरंग कौन सी है, परिवहन जल सुरंग कौन सी है। जब मैं बात करूं यहाँ पर सबसे लंबी जल सुरंग, हाँ जी, पहली बात करूं मैं यहाँ पर मानसी वाकल सुरंग की, तो सबसे लंबी जल सुरंग परिवहन सुरंग है, वो कौन सी हो जाएगी, मानसी वाकल सुरंग हो जाएगी। जब मैं बात करूं यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक, इसका जो निर्माण जो करवाया गया था, हिंदुस्तान जिंक ने करवाया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने करवाया है। और सबसे राजस्थान की ये सबसे लंबी जल सुरंग है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, और इसकी लंबाई की बात करूं तो 4.6 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है, किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है, ये जो आर पार हुई थी, ये हुई थी 7 जून 2006 को, 7 जून 2006 को हुई थी, 7666, ठीक है। तो सुरंग 6, ठीक है ना, पार हो गई, ठीक है। तो छेनी से, हाँ जी, तो 6 छेनी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। 70% पानी, जो इसका जो पानी है, सुरंग है तो 70% जो पानी है वो किसको मिलेगा, यहाँ पर उदयपुर को, और यहाँ पर 2 भागों में विभाजित है, क्योंकि निर्माण एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिलेगा, और 70% जो पानी है यहाँ पर किसको मिलता है, सॉरी 100%, और 70% उदयपुर को मिलता है, ठीक है। 30% पानी किसको मिलेगा, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इसने निर्माण करवाया है, ठीक है। अरावली, यहाँ पर ध्यान ये भी देना है भी, अरावली की पहाड़ियों में एक और सुरंग है, ठीक है, और जो राजस्थान की दूसरी लंबी सुरंग है, और इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका तो 2006 में हुआ, और दूसरी जो सुरंग है इस
आर पार तो ये 2006 में, ठीक है। और इसके पूर्व में 1973 में एक दिवास सुरंग थी। दिवास सुरंग प्राचीन सुरंग है जो, वो कौन सी है? दिवास सुरंग। और ये दिवास जो सुरंग है इसका निर्माण हुआ 1973 में, ठीक है, 1973 में। और ये सेकंड राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की सेकंड है, राजस्थान की सेकंड, ठीक है, सेकंड याद रखिएगा। और 2.1 किलोमीटर की है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग बता देता हूं मैं यहाँ पर। ये जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड 1973 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 1973 में। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। और ये उदयपुर में है, दिवास सुरंग याद रखिएगा, उदयपुर में है बेटा, उदयपुर, उदयपुर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। राजस्थान की रेल वैगन का कारखाना सिमको स्थित है, कहाँ स्थित है? सिमको कारखाना कहाँ स्थित है? फटाफट मुझे। सिमको रेल वैगन कारखाना है, रेल वैगन कारखाना है, जहाँ पर यहाँ पर जो रेल कारखाने जो है 1957 में इसका निर्माण किया गया। कब किया गया? 1957 में, 1957 में किया गया। और रेल वैगन कारखाना है इसको ना 13 नवंबर को बंद कर दिया गया था। 13 नवंबर 2000 सन 2000 को बंद कर दिया गया था, ठीक है। और 8 साल बाद 2008 में इसे 8 साल बाद उसे 2008 में इसे वापस चालू किया गया, ठीक है ना, 9 अक्टूबर को। इसको डेट को याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लेना भी 2009 को इसे वापस 2008 को वापस स्टार्ट किया गया, शुरू, ठीक है। तो बंद और शुरू, 57 में बना, 2000 में बंद, 8 साल बाद यहाँ पर शुरू, ठीक है। और ये जो इसका कई बार पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो सिमको कारखाना है वैगन, रेल वैगन, ये है भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे RTDC भी कहा जाता है, राजस्थान जो टूरिज्म, ठीक है, और टूरिज्म बोल सकते हो, और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा 1964 में बनी है क्या ये? 1964 में, ठीक है, 1964 में बनी RTDC 1964 में इसका, हाँ जी। और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और उद्योग का दर्जा कब मिला? बहुत बार क्वेश्चन आता है RTDC के लिए, उद्योग का दर्जा कब मिला? और ये उद्योग का दर्जा मिलता है 4 मार्च, ठीक है, 1989 में, 89 में ये। और स्थापना कब होती है? 1964 में, RTDC, ठीक है, टूरिज्म जो निगम है। और बहुत बार पूछा जाता है कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ है, ठीक है। और पहले तो बात बता देता हूँ ये है कहाँ पर है, ठीक है। और ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। ये कितने भागों में बांटा हुआ है? ये 10 पर्यटन क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 10 पर्यटन क्षेत्र में बांटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र हो जाएंगे। और सबसे जो सर्वाधिक पर्यटक कौन से में आते हैं? सर्वाधिक सर्वाधिक मिलते हैं जयपुर में आते हैं, जयपुर पर्यटन, ठीक है। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में ही आते हैं, ठीक है। तो यह पर्यटन सीधा पूछे तो भी याद रखिए जयपुर में आते हैं। और विदेशी पर्यटक पूछे तो जयपुर में आते हैं। और अगर पूछे ना सबसे अधिक विदेशी आकर्षित करने वाला, अगर पूछे ना आकर्षित करने वाला पर्यटन क्षेत्र कौन सा आकर्षित करने वाला, वो है उदयपुर। वो कौन सा है? उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपका शानदार नेक्स्ट पर्सन भी। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट आप, हाँ जी, निम्न का मेल कीजिए भी। अलवर का, अजमेर का, बीकानेर का, भरतपुर का, फटाफट इसका, हाँ जी, आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, अलवर का पर्यटन स्थल से ही मिलान करना है। अलवर कौन से में है? अजमेर देखो, जिला सोने की नसिया कहाँ है, कोलायत कहाँ है, डीग कहाँ है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसका जवाब आप दे सकते हो, ठीक है ना। आपको बता दूं जो आपको पता है ना, जो लेटे हनुमान जी हैं यहाँ पर पांडुपोल में, कहाँ है? यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। और लेटे हुए हनुमान जी का जो मेला भरता है वो भर्तरी का जो मेला लगता है उसके पास में ही है। भर्तरी का मेला कहाँ लगता है? भर्तरी का मेला, भर्तहरि का मेला तो अलवर में लगता है ना। तो अलवर की बात करें तो यहाँ पर अलवर के पास कौन सा? लेटे हनुमान जी का मेला भरता है। और वो भरता है कहाँ? अलवर के अंदर। तो ए का तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का 4 है क्या इसमें? ठीक है, ए का 4,
1 का 4, एक में ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? इससे सीधा सीधा हम देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा, कौन सा? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। देखो अब मैं मैच कर लेता हूँ बी का 3, बी का 3 फटाफट में। आपने भी वहां पर ऐसे ही करना है, अजमेर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ बीकानेर की, बीकानेर में आपको बताइए कोलायत, ठीक है, और भरतपुर में डीग। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोनी जी की नसिया जो तीर्थकर है ऋषभ देव का, यहाँ पर भगवान जो ऋषभ देव का मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऋषभ देव का मंदिर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप, ऋषभ देव जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, भगवान ऋषभ देव है ये। ठीक है, ऋषभ देव का मंदिर, परंतु पहाड़ी उदयपुर में है। मंदिर पूछे तो, मंदिर पूछे तो याद रखिएगा अजमेर में। ठीक है, सोनी जी की नसिया। ठीक है, और सिंहकूट चैताल्य भी कहा जाता है और लाल मंदिर भी कहा जाता है। इसे इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है, लाल मंदिर भी कहा जाता है। सोनी जी की नसिया है ना, इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है और सिंहकूट चैताल्य भी कहा जाता है, सिंहकूट चैताल्य। तो याद रखिएगा, मैं आपको और बता देता हूँ, सिंहकूट चैताल्य भी लिखा जाता है इसे। ठीक है, सिंहकूट पीछे कर लीजिएगा अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा है तो इसको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप इसको बैक करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिंहकूट चैताल्य भी कहा जाता है, लाल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब मैं कोलायत की बात करूं तो कपिल मुनि जो तीर्थ स्थल है वो कोलायत में है ही। ठीक है, तो डीग के महल, और डीग के महल है उषा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ डीग के महल है तो उषा मंदिर, उषा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में उषा मंदिर, और नया जिला भी बना है, आपको पता ही है डीग। ठीक है, उषा मंदिर पूछे तो याद रखिएगा कहाँ है? भरतपुर में। अगर बात करूं लक्ष्मण मंदिर की, लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ है? भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में, परंतु अब डीग में आ जाएगा। ठीक है, तो उषा मंदिर और डीग के जल महल भी डीग में ही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन भी राजस्थान का सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन कौन से जिले में है? हाँ जी, ये तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है भी, इसका तो आंसर आप सॉरी भी बेखूबी दे सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, आंसर फटाफट कर दीजिए भी। इसका जो शानदार जो आंसर होने वाला है आपको बता देता हूँ। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर, और ये जो सुपर थर्मल पावर है वो है गंगानगर। ठीक है, राज्य का प्रथम। आपसे प्रश्न बनेगा तो ऐसे बनेगा, राज्य का सुपर पावर थर्मल। ठीक है, एसपीटी, सुपर पावर थर्मल। ठीक है, सुपर पावर थर्मल स्टेशन, थर्मल स्टेशन। ठीक है, एसपीटी, और ये बजेगा फर्स्ट, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पूछेगा ज्यादातर। ठीक है, और फर्स्ट पूछे तो वो है कौन सा गांव है? गांव है कौन सा? एक ठुकराना गांव। कौन सा गांव है? ठुकराना गांव, और ठुकराना गांव में स्थित थर्मल, और जो कि इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न बनता है। आधुनिक राजस्थान का आधुनिक, आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है, आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है। ठीक है, तीर्थ के समान उपाधि है इसको, राजस्थान का आधुनिक, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा शानदार नेक्स्ट पर्सन भी आपके लिए। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? हाँ जी, परमाणु ऊर्जा किस वर्ष में प्रचालित हुई थी? और आपको परमाणु ऊर्जा या फिर पूछे ना आणविक ऊर्जा, ठीक है, कौन सी ऊर्जा? आणविक, आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा की बात करें तो भी एक ही बात है, और ये आपको पता ही है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? रावत भाटा। और ये रावत भाटे की बात आए तो याद रखिएगा 1973 को याद कर लेना। 1973 में एक और चीज करके आए हैं, अभी करके आए हैं 1973 में। पहला जो क्या हुआ था, सुरंग हुई थी ना देवास उदयपुर में। ठीक है, दूसरी सुरंग तो आपको पता ही है। ठीक है, कौन सी है? तो चलते हैं, मानसी वाकल है ना दूसरी सुरंग। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब मैं बात करूं यहाँ पर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ की, तो कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, कनाडा, कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से 1965 में, 1965 में प्रारंभ हुई और तैयार ये 1973 में हुआ। इसी प्रकार से हमारा 65 तो शुरुआत हुई है, शुरुआत 65 में हुई है। और परिचालित का पूछे, उद्गम पूछे तो 65 करना है। अगर पूछे ना
स्टार्ट कब हुई, स्टार्ट या परिचालन, स्टार्ट या फिर परिचालन, परिचालन कब हुई है, तो यह दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो शानदार जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा होगा, 1973 हो जाएगा। ठीक है, 1973, 16 दिसंबर 1973। ठीक है, 16 दिसंबर 1973, 16 दिसंबर 1973 हो जाएगा। और देश का दूसरा, आप बताओ मुझे, परमाणु स्टेशन पहला तो यही है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा तो महाराष्ट्र में है, दूसरा तो राजस्थान का पहला ऊर्जा, देश का दूसरा है, देश का दूसरा है, देश का दूसरा है, राजस्थान का तो पहला है ना, देश का दूसरा है। और पहला तो कौन सा हो जाएगा, देश का पहला कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र में तारानगर हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और याद रखिएगा, दाबित दाबित पानी, भारी पानी के लिए एक प्रश्न और बनता है, स्टार लगा लेना, दाबित भारी, दाबित भारी पानी के लिए, दाबित पानी भारी पानी के लिए एकमात्र ये रावत भाटा वाला भारी पानी के लिए एकमात्र अपने वाला ही है। और पहला स्थान है देश में हो जाएगा, देश में। तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर है 1973, और शुरू पूछे तो 1965 में। हाँ जी, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। भारत के किस राज्य को खनिज को, हाँ जी, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है गुजरात। जब मैं बात कर लेता हूँ भंडारों की दृष्टि से, राजस्थान बहुत अच्छे भंडारों की दृष्टि से जब पूछे ना, तो बहुत ही समृद्ध है, भंडार बहुत मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा भंडार में। आप मुझे बताएं भंडार की दृष्टि से हमारे राजस्थान कौन से नंबर पे है, आप मुझे बताओ भी, स्थिति क्या है राजस्थान की। ठीक है ना, राजस्थान कौन से नंबर पे है, आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, और इनमें 81 प्रकार के खनिजों का क्या होता है, यहाँ पर भंडार है, कितने प्रकार के, 81 प्रकार के। आप मुझे बताओ बजट में, अब की बार जो आर्थिक, यहाँ बजट में या जो आर्थिक समीक्षा अपने रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें कितने तरह के, कितने खनिजों का भंडार है अभी फिलहाल में, बताओ मुझे। और इसी प्रकार से वर्तमान में अभी कितने खनिजों का जो खनन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी बताना है आपको, कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए पेंडिंग छोड़ा, जब और क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनेंगे तो आपके लिए ये भी बता दिया जाएगा। हाँ जी, आप मुझे बताओ, कमेंट में करो, ताकि मुझे पता चले हाँ जी कितने आंसर हो सकता है इसका। हाँ जी, और खनिजों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, खनिजों का संग्रहालय आपको पता ही है कहाँ पर स्थित है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन राजस्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जवाब आप दीजिएगा इसके भी। राजस्थान में, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अभी बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। और मैग्नीज खनिज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, मैग्नीज, मैगी बनानी है अभी, मैगी, और मैगी कहाँ बनेगी, तो आपको पता ही है कौन सा, एक यहाँ पर बहुत सारे जिले आते हैं और मैगी। ठीक है, तो कालाकुंटा ये आपको याद करवाया होगा, और कालाकुंटा इसी प्रकार से में अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये चट्टानें जो होंगी वो कौन सी चट्टानों से बनेगा मैग्नीज, अवसादी चट्टानों से। ठीक है, अवसादी दूसरे प्रकार की चट्टानें होती हैं ना, आगने के बाद में अवसादी होती हैं, फिर रूपांतरित होती हैं, तो कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों से ये निकलता है। और बांसवाड़ा का मेन जो ये बांस और अवसादी चट्टानों से निकलता है, परंतु इसका जो अयस्क होता है, मूल तत्व होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ठीक है, साइलोमेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइलोमेलिन, साइलोमेलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा साइलोमेलिन। ठीक है, और इसी प्रकार से जब मैग्नीज को वयस्कों का आधार माना, व्यवसाय को आधार, बिजनेस का, व्यवसाय, उद्योगों का आधार, उद्योगों का आधार, व्यवसाय या उद्योगों का आधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये ज्यादातर जो मिलता है कौन से जिले में मिलता है, जब मैग्नीज की बात करूं तो ये कौन से जिले में है, तो ये मिलता है तलवाड़ा और लीलवाड़ा। आपको याद होगा तलवाड़ा और लीलवाड़ा जो है, तलवाड़ा और लीलवाड़ा। और ये लीलवाड़ा जो क्षेत्र है वो कहाँ है, लीलवाड़ा, और ये जो क्षेत्र है वो आपको बता ही दिया, और बता देता हूँ, और वो है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा। इसलिए हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ जी, कौन सा, बांसवाड़ा भी, हाँ जी, कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे आज के जो 21 से लेकर के 40 तक अपने क्वेश्चन, और इनको आप शुरू से 1 नंबर से लेकर के जो हमारे 40 नंबर तक आप लिख लीजिएगा। और क्योंकि फर्स्ट क्लास भी रही है, और 1 से यहाँ पर 40 तक को आपको नोटबुक बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपने नोट्स खुद के तैयार करने हैं, तो आपका जो इतना भंडार है एक बार बढ़ जाएगा, तो अपने 1000 क्वेश्चन की सीरीज अपने कंप्लीट कर लेंगे, तो किसी भी एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एग्जाम हो चाहे। ठीक है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, तो 6 सब्जेक्ट में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलो चलते हैं अपनी
अपने कल एक और क्लास, इससे आगे वाली क्लास रहेगी 20 क्वेश्चन की, हर दिन एक क्लास रहेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।